Good morning, students. Welcome to Learners Academy. The next topic in our course of class 11th is linear inequalities. Topic name is linear inequalities, जिसके बारे में आज अपन सीखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले, इंट्रोडक्शन करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस सीख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का ना। तो देखो आप क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 में तो ये पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 में तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्लास 12 में एक चैप्टर नंबर क्लास 12 में है एक चैप्टर नंबर 12th 1 शायद, मैं नाम बता देता हूँ, नंबर से तो क्या ही मतलब है। चैप्टर नंबर क्लास 12 में शायद चैप्टर भी 12 है, मैं नाम बता देता हूँ। एलपीपी शॉर्ट में क्या नाम है उसका, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वहां पर भी इस चैप्टर का रोल है। तो अगर आप यहाँ पे सीख ले तो लीनियर इनइक्वालिटी, तो वहां पे बड़ा आसान लगेगा। बस उस जहां हम इस क्लास में खत्म करेंगे ना लीनियर इनइक्वालिटी, उसी के आगे एक या दो स्टेप्स आगे क्लास 12 में एलपीपी होगी। और करीब करीब हम पता है क्या करते हैं, 12 में पहला चैप्टर भी यही उठाते हैं क्योंकि इजी है ना। हाँ, ये आती है तो इजी, लीनियर इनइक्वालिटी आती है तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे लिए काफी इजी, मतलब सेम टू सेम ही है ना। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्लास 12 में डोमेन एंड रेंज निकालने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस निकालते हैं, अभी क्लास 11th में भी हमने थोड़ा बहुत निकाला है ना। क्लास 11th में भी निकाला है हमने, आपको याद हो तो क्लास 11th में भी अपने डोमेन एंड रेंज निकाले, तो कुछ ऐसे साइन लगाए थे अपन ने, है ना। तो ये क्या है, यही तो है लीनियर इनइक्वालिटी, है ना। तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो डोमेन एंड रेंज निकालने में कह लो, क्लास 11th में कह लो। अच्छा, एक चीज और, एक जगह और इसका रोल है, हाँ, प्रोबेबिलिटी में भी इसका थोड़ा बहुत रोल है। क्या कहा मैंने, प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इस चैप्टर में जैसे एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो वो सारे वर्ड्स प्रोबेबिलिटी में भी यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सरल चैप्टर है, इजी चैप्टर है ना। तो ध्यान से समझो चीज को, क्या कह रहे हैं क्या सुन रहे हैं, अच्छे से समझ के करो, बहुत इजी चैप्टर है। इधर भी मार्क्स ले आओगे, क्लास 12 में उस चैप्टर में मार्क्स ले आओगे, डोमेन रेंज भी सॉल्व करना आ जाएगा, बहुत सारी चीजें सीख लोगे इस चैप्टर के बाद आप। ठीक है, स्टार्ट करें फाइनली। ओके, तो बात करते हैं मीनिंग, लीनियर इनइक्वालिटी। सर इसका मीनिंग बताओ पहले, तो कुछ कैजुअल बात करते हैं पहले। मैंने कहा एक काम करो शिवम, मन में कोई भी दो नंबर सोचो, कोई दो क्वांटिटीज सोचो। क्वांटिटी का मतलब जैसे कुछ भी अमाउंट सोच लिया, लेंथ सोच ली, हाइट सोच ली, वेट सोच लिया, है ना, एरिया सोच लिया, कुछ भी दो तरह के एरिया सोचो। एक का नाम आपने रख दिया ए, एक का नाम रख दिया आपने बी। जैसे आपने मान लो अमाउंट सोच लिया किसी ने रुपीज 10, और बी अमाउंट सोच लिया उसने रुपीज 30। ठीक है, किसी ने एरिया सोच लिया जैसे 100 मीटर स्क्वायर, और बी नाम का एरिया सोच सोच लिया किसी ने 50 मीटर स्क्वायर। किसी ने लेंथ सोच ली या हाइट सोच ली जैसे कि 6 फीट। ठीक है, किसी ने क्या सोची कि 6 फीट 2 इंच। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये क्वांटिटीज हैं, ये सोच लिया आपने। अब जब भी अपन ये क्वांटिटी सोचते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि कोस्ट सोचो, या फिर मैंने कहा कि वेट सोचो, वेट, तो किसी ने सोचा 70 kg, और ऐसा भी हो सकता है कि बी भी वही सोच ले 70 kg, हो सकता है। तो जब भी अपन दो क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझना बेटा कि जब भी अपन दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ, पहली और फॉरमोस्ट चीज ये है कि दोनों दोनों क्वांटिटीज सेम नेचर की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज सेम। जैसे यहाँ पे अमाउंट है तो यहाँ पे भी अमाउंट, यहाँ एरिया है तो यहाँ पे भी एरिया, ये तो हो गया अमाउंट, या कॉस्ट कह लो या प्रॉफिट कह लो। ये है एरिया, ये है हाइट, हाइट या लेंथ भी कह देते हैं कई बार, और ये है वेट। तो देखो अगर इधर वेट है तो उधर भी वेट है, इधर हाइट है तो इधर भी हाइट है, इधर एरिया है तो इधर भी एरिया है, इधर अमाउंट है। पहला और फॉरमोस्ट चीज, हमेशा सेम नेचर के बीच में ही कंपैरिजन होगा। मैंने ग्रामर में पढ़ाया ये चीज आपको, चीज मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाई है कि हमेशा सेम नेचर के बीच में ही कंपैरिजन अलाउड है, वैसे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वी कैन नॉट कंपेयर क्वांटिटीज विच आर, छुट्टी है, हाँ, ग्रुप ही नहीं देखते। हमारी छुट्टी हाँ, क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट पेंडिंग था, कल एक साथ एनालिसिस करेंगे। ग्रुप चेक नहीं करते, कल रात को ही डाल दिया था। तो रात को सारे ही सोते हैं, हम कौन सा जाग, बहुत जल्दी सो गए तो सुबह उठ के चेक करो। ठीक है, जाओ अभी तो, फिर कल देखो। ये क्वेश्चन सेकंड वाला टाइम नहीं मिलता था, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन करने का मतलब कोई, वाला क्वेश्चन आपका टेंथ बहुत हो गया। तो घर जाके करो,
है ना, सॉल्व करो और कल डाउट में बताओ। कल एक आखिरी क्लास लेंगे इसकी टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन तो बुक पे तो करने का हम्म। बाकी जो नहीं है उसको कर लेते हैं। हाँ भाई, कुल मिला के इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डाउट्स कल क्लियर हो जानी चाहिए, है ना, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रल शुरू करने वाले हैं। हाँ ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सेम नेचर की क्वांटिटीज होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपैरिजन किसी ने कर लिया तो आप कहोगे देखो सर ये 10 रुपए छोटे हैं, 30 रुपए बड़े हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 10 30 के बराबर नहीं है। नहीं है ना, 10 और 30 अलग अलग है। 100 और 50 भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का साइन तो जानते ही हो। 6 फीट और 6 फीट 2 इंच भी बराबर नहीं है, लेकिन 70 और 70 बराबर। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे तौर पर बात करें तो दो क्वांटिटीज में दो ही तरह के रिलेशन होते हैं अगर सेम नेचर की है तो। क्या? या तो इक्वल या नॉट इक्वल, या तो इक्वल या बस तीसरा कोई रिलेशन हो सकता है क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग हाँ सेम नेचर की होनी चाहिए। मान लो आपने 100 मीटर स्क्वायर को 6 फीट 2 इंच से कंपेयर करना चाहा, तो अब ये ना तो बराबर है ना नॉट इक्वल है, कंपेरेबल ही नहीं है। क्या कहोगे? नॉट कंपेरेबल। आप ये लायक ही नहीं कि एक दूसरे के कंपेरिजन में आ जाए। तो सेम नेचर की क्वांटिटी से तब तो दो ही रिलेशन पॉसिबल है, या तो इक्वल या फिर नॉट इक्वल, ठीक है साहब। तो मैं इधर एक बार छोटे तौर पर लिख देता हूँ। भाई जो कंपैरिजन अपन करते हैं उससे दो ही रिजल्ट आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? कितने रिजल्ट आ सकते हैं? दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो इक्वल होना या फिर नॉट इक्वल होना। ये मत लिखो, फिर अभी अच्छे से लिखवाऊंगा मैं, ये तो रफली चल रहा है। या तो इक्वल होना या फिर नॉट इक्वल होना। अब इक्वल होना तो ठीक है साहब, इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल के भी फिर और दो केसेस हो सकते हैं। नॉट इक्वल के भी और दो केसेस, जैसे नॉट इक्वल है ना, तो सर नॉट इक्वल तो है, वो तो बात बता दी, आगे भी तो बताओ। फिर नॉट इक्वल है तो फिर क्या है? तो फिर आपने कहा ये छोटा है और ये बड़ा है, जिसको अपन कहते हैं लेस देन। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ अगेन लेस देन। तो फिर अब ब्रॉडली स्पीकिंग तो दो केसेस हो रहे थे, इक्वल नॉट इक्वल। अब थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो अब कितने केस हो गए? तीन केस हो गए, इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन। अब आप कहोगे सर हाँ अब ये फाइनल तीन केस हो गए, इससे ज्यादा तो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन किया तो तीन रिजल्ट आ सकते हैं, पहले दो ही आ रहे थे, बराबर होना बराबर नहीं होना। अब बराबर नहीं होने को भी दो पार्ट्स में बांट दिया, बड़ा होना छोटा होना। बराबर नहीं होने को दो पार्ट्स में बांट दिया, हमने कहा बराबर नहीं है तो आगे तो बोल फिर क्या है, तो आपने कहा ये तो बड़ा है छोटा है। तो तीन केस हो गए, बराबर होना, बड़ा होना, छोटा होना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, और इसको इक्वल टू लिख ही रहे थे और ये नॉट इक्वल टू था। तो तीन ही रिजल्ट हो गए। अब किसी ने कहा कि सर एक एक रिजल्ट, दो रिजल्ट और हो सकते हैं, कैसे? इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन ले लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन ले लो, या फिर लेस देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन ले लो, ऐसे ले लो। तो फिर दो केस और निकल के आए, कौन कौन से? इधर ही बढ़ा दो उसको, क्योंकि वो भी नॉट इक्वल के केस में ही आएंगे, वो भी नॉट इक्वल के केस में ही आएंगे। क्या? एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू और एक लेस देन इक्वल टू, बस दैट्स इट। पूरा चैप्टर इन पांच साइनों के इर्द गिर्द घूमेगा। ये पांच साइन का मर्म समझ गए तो चैप्टर समझ में समझ आया। पूरा चैप्टर इन पांच साइनों के इर्द गिर्द घूमता है। कौन कौन से? एक इक्वल टू होना, दूसरा है नॉट इक्वल टू होना। ब्रॉडली स्पीकिंग नॉट इक्वल टू के चार केसेस बन गए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों का मतलब तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया। इन दोनों का थोड़ा सा और समझा देते हैं, इन दोनों का थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखो बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको बोलते कैसे हैं अपन? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसका मतलब है कि या तो a b से बड़ा है या ज्यादा से ज्यादा बराबर है, छोटा नहीं हो सकता। या तो a b से बड़ा है या ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, उसके बराबर है, लेकिन वो छोटा नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इसमें ग्रेटर देन तो हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब ग्रेटर देन होना उसका पॉसिबल है, या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन नॉट लेस देन। तो इस साइन के अंदर तीन मीनिंग छुपे हुए हैं, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लेकिन छोटा किसी भी हाल में नहीं होगा। यानी कि सपोज करो मैंने बी को फिक्स कर दिया 10, तो अब ए इसके बराबर हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, जैसे 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इवन बीच के डेसिमल प्लेसेस भी हो सकते हैं, जैसे 10.1 10.2। हाँ लेकिन 9 नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ गई ये सारी बातें? समझ में आ गई। और सेम टू सेम अगर मैंने कहा लेस देन इक्वल टू, मैंने कहा आपको लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया?
बताओ। लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर फिर ये दो साइन का कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, या एक ही बात बोलो ना, या तो छोटा है या बराबर है। देखो कई बार क्या होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम डाउटफुल लेते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, ठीक है ना, डाउटफुल हो जाते हैं, तो इसलिए भाई वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन हम इस चीज में तो कंफर्म है कि हाँ छोटा नहीं है, हम इस चीज में तो कंफर्म है कि छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो फिर दो केसेस हैं, या तो बड़ा है या बराबर है, तो इसलिए उसको साम मतलब एक साथ मिलाकर हम एक इनइक्वालिटी बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, दूसरी क्या बनी, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू जैसे ए जो है बी से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, क्या कहेंगे इसको, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू, बट नॉट ग्रेटर देन, कुछ भी हो जाए बड़ा मत कर देना, नॉट ग्रेटर, बराबर कर देना चलेगा, छोटा कर देना चलेगा, बराबर मत बड़ा मत कर देना। ठीक है, क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। तो अब जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है तो आपको समझाने के लिए थी, समझ में आ गई पांचों साइन का मीनिंग, अब अपन कुछ लिख लेते हैं ना। ठीक है, एक बार पहले कुछ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं इसके बराबर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ लिखिए। हाँ, तो पहले मीनिंग के बारे में बात करेंगे ना। लिखिए, इन क्लास टेंथ, इन क्लास टेंथ एंड द प्रीवियस क्लासेस, उससे भी पहले की क्लासेस की बात करें या टेंथ क्लास की बात करें, वी लर्नट अबाउट, वी लर्नट अबाउट इक्वेशंस, वी लर्नट अबाउट इक्वेशंस, इक्वेशंस के बारे में सीखा हमने, ठीक है ना। विच मीन्स टू, विच मीन्स टू इक्वेट समथिंग, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू इक्वेट समथिंग, इक्वेट टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर की दो क्वांटिटीज को इक्वेट करना सीखा हमने उससे, राइट, सीखा ना। नाउ इन क्लास 11th, नाउ इन क्लास 11th, अब क्लास 11th में हम कर रहे हैं इनइक्वालिटीज। क्लास 11th वी विल टॉक अबाउट, वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स, क्या होता है अगर दो क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती। वहां तो टेंथ में तो सीखा क्या होता है जब इक्वल होती है, यहाँ पे आप सीखेंगे जब क्या होता है जब इक्वल नहीं होती है, नहीं होती है तो बड़ी होती है छोटी होती है, वो सीखने वाले हैं। क्लास में वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन द टू क्वांटिटीज, व्हेन द व्हाट हैपेंस व्हेन द टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर होना तो जरूरी है ना, चाहे से इक्वेशन हो चाहे से इनइक्वालिटी हो, ठीक है। द टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर, what happens when the two quantities of similar nature are not equal, are not equal, that means, that means we will, we will talk about inequalities, we will talk about inequalities of the two quantities, inequalities of the two quantities of similar nature। बार बार लिखवा रहा हूं मैं, याद रखें सिमिलर नेचर होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया क्या लिखा हमने, टेंथ में हमने क्या सीखा, इक्वेशंस के बारे में सीखा, इक्वेशंस का मतलब क्या सीखा था अपन ने, भाई दो सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज को इक्वेट कर देते थे, बराबर कर देते, रख देते थे अपन। अब क्लास 11th में हम ये सीखेंगे कि क्या होगा जब क्वांटिटीज बराबर नहीं रखी जा सकती, तो फिर एक वर्ड निकल के आएगा इनइक्वालिटी। जब क्वांटिटीज बराबर रख देंगे तो क्या होती है वो, इक्वेशन, क्या होती है वो, इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी से क्या बनती है, इक्वेशन। जब क्वांटिटीज बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा वो, इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, बोलो यहाँ तक लिख लिया क्या। ठीक है, चलें आगे, देखो।
करूं? लिखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, broadly speaking, when we compare two quantities, when we compare two quantities of similar nature, two quantities of similar nature, they can be, they can be either equal, they can be either equal और नॉट इक्वल। ब्रॉडली बात करें तो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या, और सिमिलर नेचर की कोई कंपेयर करेंगे हम, है ना? दे कैन बी ईदर इक्वल और नॉट इक्वल, राइट? दो ही केस हो सकते हैं, बोलो। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई यानी ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, आपको नहीं पता रिजल्ट, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए क्या दो काम कह सकते हो क्या, कि या तो बराबर या नो या नॉट इक्वल, कुछ भी हो, सारे केसेस इन्हीं में समाये हुए हैं। तो आपने अपने को सेव कर लिया, अब बराबर हो तो भी ठीक, ना बराबर हो तो भी ठीक, ठीक है ना? इक्वल या फिर नॉट इक्वल। अब इक्वल होते हैं तो फिर इक्वालिटी जन्म लेती है, ठीक है? नाउ नाउ केस नंबर वन, केस वन जो है इक्वल होने का, केस वन, केस वन, दैट इज व्हेन दे आर इक्वल, व्हेन दे आर इक्वल, gives rises to, gives rises to equality. Case one, that is when they are equal, gives rises to equality, equality, and thereby equations, and thereby equations. And case two, and case two जो है, दैट इज केस टू क्या था, सीखा अपन ने, जब वो दोनों इक्वल ना हो, व्हेन दे आर नॉट इक्वल, व्हेन दे आर नॉट इक्वल, gives rises to the new term, the new term, which is called as, which is called as inequality, which is called as inequality। जो केस टू है वो जो एक नई टर्म पैदा करता है जो हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, केस वन से इक्वालिटी पैदा होती है, इक्वालिटी से इक्वेशंस बनती है। अब केस टू जो है वो हमको नई टर्म पैदा करके दे रहा है जिसका नाम है इनइक्वालिटी। समझे क्या? वो हमको नई टर्म पैदा करके दे रहा है इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इनइक्वालिटी तो सीख गए साहब। अब अगली चीज क्या है उसके आगे? लीनियर। क्या है अगली टर्म? अच्छा, इनइक्वालिटी के बारे में पहले वो बता दें, अपन लिख भी दें कि चार तरह की इनइक्वालिटी हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद आते हैं लीनियर पे, है ना? बस फिर लीनियर पे आगे हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वन, एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। तो पहले केस टू में अपन ने जो इनइक्वालिटी के बारे में बताया, इसके बारे में ये भी बता दें कि ये अब फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है ना। लिखिए, फर्दर, फर्दर केस टू, केस टू, नहीं ऐसे लिखो, फर्दर वी थिंक ऑफ, फर्दर फिर हम सोचते हैं कि जब वो इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या है ना। फर्दर वी थिंक ऑफ, we think of what happens, what happens, what happens when the two quantities, the two quantities of similar nature, of similar nature are not equal, are not equal। आगे फिर हम सोचते हैं कि क्या होता है, क्या होता है जब दो क्वांटिटी सिमिलर नेचर की इक्वल ना हो, तो फिर क्या होता है, फिर वो बड़ी छोटी होती है ना। द आंसर इज, द आंसर कम्स, द आंसर कम्स
that they can be they can be sorry they can be either greater than, either they can be, इधर नीचे लिख देता हूँ, they can be यहाँ तक लिख लिया। हाँ, the answer comes that they can be either, पहला नंबर, either greater than each other, एक दूसरे से या तो बड़ी होंगी वो, ठीक है। सेकंड, और लेस देन ईच अदर, एक दूसरे से या तो छोटी होंगी। द आंसर कम्स दैट या तो पहली दूसरे से बड़ी होगी, या दूसरी पहले से बड़ी होगी, या फिर पहली दूसरे से छोटी होगी, या फिर दूसरी पहले से छोटी होगी। तो इनइक्वालिटी के दो रिजल्ट ये निकल के आए। तो एक तरीके से अब तीन केस हो गए, या तो बराबर होना, या बड़ा होना, और या फिर छोटा होना, ठीक है ना। चलो तो नीचे लिखो, सो द इनइक्वालिटी, सो केस टू, that is inequality, case 2 that is inequality further gives rise to two more results, two more possible results which are पहला नंबर greater than denoted by greater than को कैसे डिनोट करेंगे, इस वाले साइन से, ठीक है। और सेकंड समझ गए होंगे, सेकंड कौन सा, लेस देन डिनोटेड बाय लेस देन का साइन, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सारी बातें, समझ में आ गई। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, इतनी बातें नहीं पढ़ाई जाती क्लास 11th में, तो बच्चों को सीधे अब तक तो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है ना। बट फिर भी चलो, आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रेटर देन डिनोटेड बाय दिस साइन एंड लेस देन डिनोटेड बाय दिस साइन, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ कि तीन रिजल्ट्स बन गए ना। तो नाउ वी कैन से नाउ देयर आर थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स। अब तीन पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए हमारे पास, थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स, there are three possible results of the comparison of two quantities of similar nature, of two quantities of similar nature, ठीक है। विचार पहला रिजल्ट क्या हो गया, इक्वल टू होना, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। डिनोटेड बाय इक्वल टू का साइन कैसा, ऐसा, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, यही ग्रेटर देन, भाई इक्वल टू पहले था और नॉट इक्वल टू भी था,
इक्वल टू, और फिर ग्रेटर देन, डिनोटेड बाय, ग्रेटर देन का साइन लगाओ, ग्रेटर देन का साइन लगाओ यहाँ पे, लाइक दिस। और फिर तीसरा, तीसरा क्या, लेस देन 7:20, डिनोटेड बाय लेस देन का साइन, ये वाला। ठीक है, तो अब तीन रिजल्ट्स हो गए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज के। पहले दो ही थे, दो, दूसरे ने दो को और जन्म दे दिया, तो फिर तीन हो गए। इक्वल टू तो पहले ही चल रहा था क्लास 10 से ही, और अब कितने हो गए, ग्रेटर देन भी आ गया और लेस देन भी आ गया। अब क्या करेंगे, पहले दूसरे को मिला के चौथा बनाएंगे, और पहले तीसरे को मिला के पांचवा बनाएंगे, और पांच ही, पांच से ज्यादा है नहीं, समझ गए। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट। नाउ, नाउ two more, two more results are also formed. Two more results are again formed. Two more cases लिखो, two more cases are again formed. Two more cases are again formed, which can, which can also be, which can also be the results, which can also be the results of comparison of which can be the results of comparison of two quantities of similar nature, two quantities of similar nature। दो रिजल्ट्स और बना दिए हमने। ठीक है, अब वो दो मोर केसेस कौन से हैं। ठीक है, तो पहला केस है, मतलब फोर्थ वन डाल दूं मैं इसको, फोर्थ वन, दो मोर केसेस, एक दो तीन तो पहले हो चुका है, तो फोर्थ वन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू। ठीक है, क्या है ये, रिजल्ट वन और रिजल्ट टू को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा। रिजल्ट वन क्या था, इक्वल टू होना, और रिजल्ट नंबर टू क्या था, ग्रेटर देन होना। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा साइन लगा दो। ये पूरा एक ही नाम है, ग्रेटर देन, और पढ़ते भी ऐसे ही, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, क्या साइन हो जाएगा इसका, ऐसे, और बीच में इक्वल टू का साइन, और नीचे इक्वल टू का डंडा और लग जाएगा ना, ग्रेटर देन का साइन तो रहेगा ही रहेगा, और इक्वल टू का डंडा और लग जाएगा, समझे। ग्रेटर देन और पढ़ चुके हो वैसे, ये ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत पहली बार पढ़ रहे हो, बट ये है कि अब थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले ऊपर ऊपर से बता दिया था, कई बार तो मैंने आपको 10th में बता दिया था ना। और पांचवा केस बताओ आप, किस किस का कॉम्बिनेशन, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, इसका दूसरा नाम भी तो लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोट बाय दिस। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो, it is also called as, it is also called as not less than। इसको not less than भी कहेंगे ना, भी छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो चलेगा, बराबर हो चलेगा, तो इसका एक नाम और है not less than। अब पांचवा कॉम्बिनेशन, लास्ट, फिफ्थ वन, कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ, रिजल्ट वन और रिजल्ट टू तो हो गया ना, अरे वन एंड टू का तो हो गया ना चौथा नंबर, वन एंड थ्री, रिजल्ट वन एंड रिजल्ट थ्री, अभी वन एंड टू ही तो किया ऊपर, और क्या किया, रिजल्ट वन एंड रिजल्ट थ्री का कॉम्बिनेशन। अब रिजल्ट वन क्या था, इक्वल टू होना,
रिजल्ट वन क्या था, इक्वल टू होना। तो रिजल्ट थ्री क्या था, लेस देन होना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का से कौन सी केस जन्म लेगा बताओ, लेस देन और इक्वल, डिनोटेड बाय साइन लिख देंगे और उसका दूसरा नाम लिख देंगे। बस बस, तो फिर बोल रहे हो तो लिख दो, लेस देन और इक्वल टू, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय साइन बना दो ऐसा, ऐसा। फाइन। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको दूसरा नाम, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर देन, नहीं नॉट ग्रेटर देन। क्या नाम हो जाएगा, जैसे उसका नाम नॉट लेस देन, तो इसका नाम नॉट ग्रेटर देन। ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर में कई बार ग्रेटर देन को लार्जर देन कह दे तो ऐसे में सोचना छठा केस आ गया, या लेस देन को स्मॉलर देन कह दे तो ऐसे में सोचना कोई अगला केस आ गया। दूसरी चीज, लेस देन होता है, कभी भी लेसर देन नहीं होता। ठीक है, हमेशा क्या होगा, लेस देन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये पांच केसेस हो गए। तो फाइनली हम एक टेबल बना सकते हैं, हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे तो एक टेबल बना सकते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। तो फाइनली, फाइनली we can draw, we can draw a table, we can draw a table out of, out of these five results, out of these five results of comparison of two quantities of similar nature। ठीक है, तो टेबल बना रहा हूं मैं। तो जब मैंने कंपैरिजन किया, ऊपर तो लिखो आप रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन। टेबल के ऊपर की हेडिंग क्या हो जाएगी, रिजल्ट्स ऑफ, रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, समझ आया, रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन। फिर नीचे आओ, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। कितने पार्ट्स में तोड़ दो, दो पार्ट्स में तोड़ो, तोड़ो। कैसे टूटता है, ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में टूटा, पहले दो पार्ट्स का नाम बताओ। जैसे रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन किया तो दो पार्ट्स में क्या टूटेगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू का फिर ये चार कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम लिखो, इक्वल टू, इक्वल टू होना, थोड़ा ऊपर कर दूंगा, या नॉट इक्वल टू होना, इक्वल टू, और इधर क्या लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर फर्दर इक्वल टू तो ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट नॉट इक्वल टू फर्दर किस में डिवाइड हो सकता है, अगेन दो केसेस में डिवाइड हो सकता है, और चार केसेस में डिवाइड हो सकता है। किस में डिवाइड हो सकता है, चार केस। नॉट इक्वल, अब नॉट इक्वल टू को फर्दर फिर चार केसेस में डिवाइड करो, करो, लाइन खींच लो, ऐसे, फिर ऐसे, लंबा ले लो, आ जाएंगे इसमें चार केस, और लंबा ले लो नहीं तो। ठीक है, अच्छा।
हाँ ले लो। ठीक है, लिख दो सबके नाम। बोलो चार केसेस कौन कौन से। ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ढंग से बोलना सीखो। ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर चौथा ग्रेटर देन नॉट इक्वल। इसके साइन भी सामने लगा देंगे हम। ठीक है, इसका साइन कैसा था, ऐसा। इसका साइन कैसा था, ऐसा। इसका साइन कैसा था, नॉट इक्वल टू का साइन। ये तो हम 10th में भी सीख चुके हैं, ऐसा था। ठीक है, चलो अब कौन सा केस हुआ, ग्रेटर देन। सबसे पहले ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, जिसका साइन कैसा हो जाएगा, ऐसा। नीचे लगा देता हूँ उसका साइन, ऐसा। फिर उसके बाद आ जाओ लेस देन, जिसका साइन कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, फिर अगला बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसका साइन कैसा हो जाएगा, ऐसा। और लास्ट में लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जिसका साइन कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, फर्दर ग्रेटर देन और इक्वल टू को का दूसरा नाम, ग्रेटर देन और इक्वल टू का दूसरा नाम बोलो, नॉट, नॉट लेस देन, और इसका दूसरा नाम लेस देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन। तो बेटा अगर आप इन शॉर्ट ये टेबल पढ़ के चल जाओ जो भी आपने बनाई, सब कुछ सम्मिलित है इसमें, सबके साइन भी आ गए, सबके साइन भी आ गए, सबके दूसरे नाम भी आ गए, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ये टेबल में सारी बात एक तरीके से समाई हुई। ठीक है, समझ आया। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब टाइम हो गया क्या, कितने बजे जाते हो, 8 बजे जाते हो ना अभी तो, 8:30, 8:30 बोले थे तूने। तू तो कल कह रहा था 8:30 का टाइम हो गया, लेट बुला लो, लेट बुला लो। चलो तो 5 मिनट और रुको। पेपर लेके नहीं जाना, हाँ टेस्ट पेपर लेके जाना, आंसर शीट छोड़ के दीजिए। हो गया आपका काम। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम से बेटा अगर आप एब्सेंट होगे तो आप बताओगे। ठीक है, कुछ भी हो गया, अगर तबीयत खराब है तो तबीयत खराब होने के बारे में बताओगे कि मेरे आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, है ना। क्लास भी मिस करेंगे तो बताएंगे, टेस्ट पेपर से भी मिस एब्सेंट होंगे तो बताएंगे। ओके, चलो। तो नाउ व्हेन वी आर डन अबाउट इनइक्वालिटीज के बारे में सारी शाम दाम दंड भेद सीख गया था, है ना। अब बात आती है सर ये लीनियर क्या है, ये तो बता दो। ये लीनियर क्या है तो बता दो। ठीक है, तो अपन ने 10th में भी इक्वेशन के आगे लीनियर वर्ड लगाया था, याद है। तो वहां पे जो उसका मीनिंग था वही यहाँ पे भी वही मीनिंग है। ठीक है, लीनियर का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे अपन ने अभी बात करी कि दो क्वांटिटी सोची, मैंने कहा, हाँ जाओ ना, 7:34 हो गई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम, मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम, मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम। मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, कुछ सोच लिया हमने, मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम। अब मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसको ले लिया एक्स। मैंने क्या ले लिया उसको, एक्स। अब मैंने कहा यार 10 में से शिवम है ना 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं लाएगा, ऐसा मेरा एनालिसिस। तो मैंने ऐसे कर दिया कि एक्स की वैल्यू जो है लेस देन भी हो सकती है, या फिर सपोज करो मुझे पता है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम कितने, 8 है। मुझे पता है कि कितने हैं, 8 है। ठीक है, अब ये x जो है ये 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेरी कर रही है, बदल रही है बार बार। और इस वेरिएबल क्वांटिटी की पावर क्या है, 1 है। तो जब भी वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर। उसको क्या कहते हैं, लीनियर। ये इसको लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन। क्या छुपा हुआ है, लाइन। तो इसका जब अपन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना 2D प्लेन पे, तो एक लाइन निकल के आती है, वहां से वर्ड निकल के आया लीनियर। या उल्टा भी कह सकते हो कि इसका नाम लीनियर है, वहां से लाइन निकल के, कैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो अब ये तो थी इक्वालिटी की बात।
ऐसा का ऐसा ही केस इनइक्वेशन में है, मतलब इनइक्वालिटी में। जैसे मैंने, मेरे को पता नहीं है वो 8 लाएगा कि नहीं लाएगा, बट मुझे ये पता है कि हाँ, मुझे ये पता है कि कम से कम 8 लाएगा, मुझे ये पता है कि 8 से ज्यादा लाएगा, मुझे पता है 8 लाएगा नहीं लाएगा, पर मुझे पता है कि 8 से ज्यादा लाएगा। अब 9 भी ला सकता है, 10 भी ला सकता है, 11 भी। तो वापस एक्स की वैल्यू बदल रही है बार बार। एक्स कैन बी 9, एक्स कैन बी 10। अभी तो अपन बीच के नंबर्स नहीं ले रहे, जैसे 8.1, 8.2, वो भी सब शामिल है ना, बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट वर्ड्स इसमें शामिल है। तो अभी भी ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है और अभी भी इसकी पावर 1 है। तो अभी भी वेरिएबल क्वांटिटी की डिग्री 1 हो गई। तो जब भी डिग्री 1 होगी तो मैं क्या कह दूंगा, क्या कह दूंगा, लीनियर। क्या कह दूंगा, लीनियर। और क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है और क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आया मोटे तौर पे? ठीक है, तो लिखिए अब इसके बाद। ये तो था इनइक्वालिटी का विवरण सारा। नाउ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर, हेडिंग डालो लीनियर इनइक्वालिटी। अभी तक तो केवल इनइक्वालिटी की बात हो रही थी, अब लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसमें अपन एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखेंगे, पहले अपन जनरल लिख लेते हैं। याद रखना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 11 12 वालों के लिए, है ना, इवन 9 10 11 चारों के लिए, है ना। उसको कभी भी नहीं भूलना है। कुछ भी आप अपने हिसाब से सीखो, एनसीईआरटी को जरूर रेफर कर लिया करो। एनसीईआरटी क्या कह रही है इस मुद्दे पे, एनसीईआरटी की क्या विचार है, वो जरूर पढ़ा करो आप, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लिखिए व्हेन एन हाँ, व्हेन द पावर या डिग्री, व्हेन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, व्हेन द डिग्री, जो ब्रैकेट में लिख लो, पावर of the variable, of the variable used in an inequality, in an inequality is 1, is 1. The inequality, the inequality is known as, the inequality is known as linear inequality. Very easy definition, बोलो। काफी सरल डेफिनेशन है। जब डिग्री या पावर 1 हो जाए तो उस इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे हम और नजर डालेंगे। देखो क्या कहता है ये। जैसे पंडित होते हैं ना, पंडितों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, भगवत गीता। वैसे स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भगवत गीता है, तुम्हारी ग्रंथ है का ना, जिसको आप सुबह शाम ढोक दिया करो, उसके विचार सुना करो। ठीक है, क्या कहता है देखो, दो रियल नंबर या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। रियल नंबर क्या होते हैं, 10 20 50, ये रियल नंबर होते हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे कि x+10, x+6, x+5, ये क्या होते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दो रियल नंबर्स या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इन सिंबल से रिलेटेड हो, उनको तो कहोगे इनइक्वालिटी, उनको तो कहोगे इनइक्वालिटी। ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटी डेफिनेशन नंबर 2 में देखो, नहीं दे रखी। ज्यादा डेफिनेशन नहीं दे रखी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो, देखो सब में जो डिग्री आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। तो ये तो है लीनियर। अब देखो इसमें 2 हो गई, तो ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो चलो ज्यादा इसमें कुछ है दे नहीं रखा। तो अब अपन अब एनसीईआरटी डेफिनेशन के हिसाब से एक डेफिनेशन बना लेते हैं। उसने क्या कहा था, टू रियल नंबर्स, डेफिनेशन लिख लो। एनसीईआरटी के रेफरेंस से अपन एक डेफिनेशन बनाते हैं इसकी, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर की, ठीक है ना, याद रखना। टू रियल नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हालांकि उसने इक्वालिटी इनइक्वालिटी की डेफिनेशन दी है केवल एनसीईआरटी ने, लेकिन हम लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन बना रहे हैं ना। टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, टू रियल नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस
रिलेटेड टू ईच अदर बाय द साइन, जैसी डेफिनेशन है वैसे ही ले लो। टू रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल, रिलेटेड टू ईच अदर बाय द सिंबल, रिलेटेड टू ईच अदर बाय द सिंबल, बाय द सिंबल। सिंबल कौन कौन से? ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले, ठीक है ना? इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी, इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी। एंड when such inequality and when such inequality has the variable has the degree of has the degree of the degree oblique power of variable term equal to 1, equal to 1, then it is called as linear inequality, then it is called as, ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, then it is called as linear inequality। अब इक्वालिटी के आगे लीनियर इनइक्वालिटी भी समझ गए आप, समझ गए? अब क्या? तो अब इसके बाद दो चीजें हैं इस चैप्टर में, लीनियर इनइक्वालिटी समझ गए। अब इसके बाद दो चीजें हैं कि इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल सिखाया जाएगा और साथ में इन टू वेरिएबल्स सिखाया जाएगा, बस दैट्स इट। पहले तो सिखाया जाएगा ये होते क्या है, इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है और इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, और फिर फाइनली इस कॉन्सेप्ट्स के सॉल्यूशंस। तो फाइनली हम इस चैप्टर के जब एंड में पहुंचेंगे ना, तो हम ये काम कर चुके होंगे, क्या? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं। कितने एक्सरसाइज? दो या तीन? दो एक्सरसाइज है। तो पहली एक्सरसाइज में तो शायद सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, और दूसरी एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है? तो अब बस एक चीज और लिख लो, सॉल्यूशंस कल स्टार्ट करेंगे, बट एक चीज और लिख लो कि इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल का मतलब क्या, मीनिंग समझ लो बस, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशंस पे फिर कल बात करेंगे, आज केवल डेफिनेशन, कल सॉल्यूशन। हाँ, वन वेरिएबल का सॉल्यूशन देख के सीधी एक्सरसाइज, और फिर अगले दिन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन देख के या एक दो दिन में दूसरी एक्सरसाइज। बस अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या चीज होती है बता के एक्सरसाइज शुरू करनी है ना। पर पहले मीनिंग लिख लो, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस कल करेंगे, है ना? ठीक है, तो इधर लिखिए टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ज्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं है ना? टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना? तो लिखिए टू टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, टू टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। हम वैसे तो और भी हो सकते हैं, देखो थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल हो सकते हैं, बट इस सेशन में या इस क्लास में मैं कहूँ हम दो ही पढ़ेंगे, है ना? टू टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, inequalities are discussed in our course of class 11th। थ्री वेरिएबल में क्लास 12th में थोड़ा बहुत जिक्र हो जाता है ना, फोर वेरिएबल तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर डिस्कस्ड इन अवर कोर्स ऑफ क्लास 11th विच आर क्या क्या नाम हो गए इनके, अभी बता ही दिया मैंने। पहला नाम देखो, वो जो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और लेस देन और लेस देन इक्वल टू, वो जो थी वो तो लीनियर इनइक्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं वो था,
और अब लीनियर इनइक्वालिटीज किस किस तरह की हो सकती है वो सीख रहे हैं। ठीक है, वो टाइप्स नहीं थे, वो तो लीनियर इनइक्वालिटीज थी, एक्चुअल में थी, कौन कौन सी होती है, वो 4 होती है। अब प्रकार सीख रहे हैं इसके, है ना। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन, पहला क्या सीखा बताया मैंने, लीनियर इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटी, inequalities in one variable, in one variable, और दूसरा क्या कहा मैंने, अच्छा लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का लगे, आप डेफिनेशन लिखो ना, रुको सेकंड पॉइंट में डालो, हेडिंग डाल के एक लाइन में डेफिनेशन लिखो जल्दी से। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल व्हेन, छोटी सी डेफिनेशन, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल is present in the linear inequality, in the linear inequality, जब एक ही तरह का वेरिएबल प्रेजेंट इन लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो, एक ही तरह का मौजूद है, जैसे कि देखो मैंने कह दिया सीधा सीधा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक ही वेरिएबल है ना x। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि x+3 या 2x+3 लेस देन 16, इसमें भी एक ही वेरिएबल है x, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, 3 भी कांस्टेंट टर्म है, 16 भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जरूरी नहीं x में बोलो, y में बोल सकते हो, कैसे, y+6 इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स हो गए, समझ में आया ना। देखो इसमें एक ही वेरिएबल मौजूद है x, इसमें भी एक ही वेरिएबल मौजूद है x, और इसमें भी एक ही वेरिएबल मौजूद है y। y होने से वो 2 वेरिएबल में नहीं चला जाएगा, याद रखना, y के अलावा x तो है नहीं ना वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, सेकंड, उसकी डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो आप। when two types of variables are present in two variables, in two variables। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनाओगे बताओ, when two types of, when two types of variable, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कह दो या टू वेरिएबल्स कह दो, है ना, आर प्रेजेंट, are present in the linear inequality, in the linear inequality। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोल सकते हो, 2 तरह के वेरिएबल चाहिए मुझे, देखो कैसे, x+y ग्रेटर देन 10, एक्स तो भी है वाई भी है, 2 तरह के वेरिएबल हो गए। और बोलो एग्जाम्पल, 2x-36 लेस देन इक्वल टू वाई, जरूर थोड़ा कि वाई इधर ही मिले, वाई उधर भी मिल सकता है। एक लास्ट और बोल दो, सिंपल सा, देखो सिंपल सा, x लेस देन वाई, ये भी 2 वेरिएबल में इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, तो हो गए 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। अच्छा, जो ये 4 इनइक्वालिटी सीखी ना हमने, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये टेबल पे आ जाओ चाहे से, ये मैं आपको बताना भूल गया। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन, इनको तो कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इनको, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कहीं भी हल्का सा मार्क कर दो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि फिक्स कर दिया कि बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। ठीक है, और इन दो को पता है क्या कहते हैं, इन दो का नाम है स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इनको दोनों को बताओ, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक का मतलब होता है डाउट, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले साइन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले साइन में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, है ना, वहां पे एक वर्ड निकल के आएगा, एटलीस्ट। क्या निकल के आएगा, एटलीस्ट। इसके सामने डालो, मतलब एक ही टेबल ऐसी बनाओ कि उसको रिपीट कर लिया, सब कुछ याद हो गया। इसके सामने एक वर्ड निकल के लगाओ, एटलीस्ट, और वहां पे एटमोस्ट, यहाँ पे तो एटलीस्ट,
एक एरो लगा के करना ताकि पता चले यहां से वर्ड प्रॉब्लम से जो एक वर्ड निकल के आता है यहाँ पे क्या एटमोस्ट, कैसे कैसे एटलीस्ट और एटमोस्ट कैसे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम, जैसे मैंने कहा मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम, ध्यान से देखना, इस एटलीस्ट 8, क्या कहा मैंने, एटलीस्ट 9, कम से कम 9 है। तो अगर मैं मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम को x मान लूं तो x की वैल्यू कम से कम 9 है, तो कम से कम 9 है यानी कि बराबर भी हो सकती है 9 के या 9 से बड़ी हो सकती है, तो क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, पर 9 से छोटी नहीं है। सारी बातें हो रही है, देखो ग्रेटर देन 9 हो सकती है, इक्वल टू 9 भी हो सकती है, लेस देन 9 नहीं हो सकती है, और वर्ड क्या निकल के आ रहा है, एटलीस्ट। ठीक है, इधर आओ, अगर मैंने कहा एटमोस्ट, अगर मैंने कहा एटमोस्ट, भाई शिवम के द्वारा जो मार्क्स स्कोर किए ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 9 में भाई 9 हो सकते हैं, 9 से कम भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7, इवन पॉइंटों वाले नंबर भी हो सकते हैं, 7.1, 7.2, 7.3, 6.5 ऐसे भी हो सकते हैं, बट 9 से ज्यादा नहीं है, तो इसकी आउटर लिमिट सेट कर दी 9, 9 से ज्यादा नहीं, या तो 9 रखो या 9 से कम रखो। तो इसमें देखो लेस देन का मीनिंग भी आ रहा है, भाई 9 से कम हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 9 से कम हो सकते हैं, इक्वल टू का मीनिंग आ रहा है 9 के बराबर हो सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 9 से बड़े नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या वर्ड निकल के आएगा, एटमोस्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एटमोस्ट 9। तो एटलीस्ट एटमोस्ट समझ में आया। इन दो इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इन दो को क्या बोलते हैं, अरे इन दो इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, इन दो इनइक्वालिटी को क्या, इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इन दो को क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। तो दो तरह की स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक मतलब डाउटफुल और स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल फिक्स, कोई डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है, क्लियर है, कल से अपन सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, ठीक है ना। हाँ, कल का टाइम बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, स्पेशली जो वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कि एटलीस्ट एटमोस्ट, ये उस टाइम बताना भूल गए, कोई बात नहीं, आप नोट्स में फिर से नोट डाउन कर लें, और ये भी नोट कर लें कि ये दोनों तो है मेरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, वर्ड थोड़ा बोलने में ऐसा ही बोला नहीं जाता, जुबान लड़खड़ा जाती, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और ये स्लैक नहीं, स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है, दैट्स इट। कल अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आज चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ है, कल एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन होगा, और एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज सॉल्व भी होगा, ठीक है, चलो जाओ।